नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न है दोस्तों आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान के इतिहास के मिश्रित प्रश्न। और दोस्तों, आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनकी पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर अपडेट आपको मिलते रहें। और दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। और दोस्तों, परीक्षाओं में देखने को मिलता है राजस्थान की कि जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्य सीमा से नहीं लगती। तो दोस्तों, ये आपके प्रश्न लाइब्रेरियन की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अब दोस्तों प्रश्न की ओर चलें तो दोस्तों, वे जिले जिनकी सीमा न तो किसी राष्ट्र से लगती है न किसी राज्य से लगती है, और तो इन जिलों को कहते हैं दोस्तों अंतर्वर्ती जिले। इन जिलों को क्या कहते हैं? इन जिलों को कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। और इनकी संख्या दोस्तों 8। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। और इन 8 जिलों की बात करें तो ये 8 जिले हैं दोस्तों, अजमेर, पाली, टोंक, जोधपुर, बूंदी, राजसमंद, दौसा और नागौर। ये दोस्तों आपके 8 जिले जिसकी सीमा न तो किसी राष्ट्र से लगती है और न ही किसी राज्य से। अब चलते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों, पहला है दोस्तों अजमेर। तो अजमेर किस ऑप्शन में है दोस्तों? यह है आपके ऑप्शन ब में। दूसरा है दोस्तों पाली। पाली है दोस्तों आपके ऑप्शन स में और ऑप्शन ब में। तो अगला है टोंक। टोंक किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन अ में टोंक और ऑप्शन द में भी टोंक है। जोधपुर है दोस्तों आपके ऑप्शन स में। बूंदी है दोस्तों आपके ऑप्शन स में। और राजसमंद है दोस्तों आपके ऑप्शन स में ये भी, और दौसा भी है दोस्तों ऑप्शन स में। यानी दोस्तों ऑप्शन स सही उत्तर होगा। यानी इन 8 जिलों में से बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर स ऑप्शन युग्म में है जो अंतर्वर्ती जिले हैं, और इनकी सीमा न तो किसी राष्ट्र से लगती है और न ही किसी राज्य से। तो स ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी दोस्तों लैब असिस्टेंट की परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो दोस्तों, किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? ये है आपके उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है। अब दोस्तों, अगर गुजरात से स्पर्श करने वाले जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो ये जिले दोस्तों आपके 6, यानी 6 जिलों की सीमा दोस्तों गुजरात से स्पर्श करती है। ये 6 जिले हैं दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और दोस्तों बाड़मेर। ये 6 जिले हैं, और दोस्तों इन 6 जिलों की सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। तो दोस्तों, एक तो है बांसवाड़ा जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, डूंगरपुर है दोस्तों, तो डूंगरपुर है, इसकी सीमा तो दोस्तों स्पर्श करती है, लेकिन हमें पूछा है नहीं के बारे में। उदयपुर भी है दोस्तों, हमारे इन ऑप्शन में नहीं है। सिरोही है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। जालोर है दोस्तों, जो जालोर ऑप्शन बी में है। और बाड़मेर भी है दोस्तों, तो बाड़मेर ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती, इसकी सीमा स्पर्श करती है दोस्तों एमपी यानी मध्य
प्रदेश से। बाकी दोस्तों जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर और इनके अलावा है दोस्तों बांसवाड़ा, सिरोही और दोस्तों उदयपुर, इन 6 जिलों की सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। और दोस्तों गुजरात से स्पर्श करती है ये 1022 किलोमीटर। कितनी सीमा स्पर्श करती है दोस्तों? राजस्थान की गुजरात से 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात से लगती है। और इन 6 जिलों की सीमा है जो गुजरात राज्य से लगती है। हमें इस प्रश्न में पूछा है कि किसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, तो वो जिला है दोस्तों प्रतापगढ़। बाकी इनकी सीमाएं जो गुजरात से स्पर्श करती है और इनके अलावा ये 6 हैं, यानी कुल जिले 6 ही हैं जिनकी सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा प्रश्न, ये भी सेकंड गियर की परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो दोस्तों इनमें से यहाँ पे दे रखी है हमारी नदियाँ और यहाँ पे दे रखी है सहायक नदी। तो दोस्तों इनकी बात करें, काली की सहायक नदी निवाज है, बनास की दोस्तों सहायक नदी सागी नहीं है। तो सागी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? सागी है दोस्तों आपके लूनी की। किसकी नदी है दोस्तों? लूनी की। ये बनास की सहायक नदी नहीं है। माही की सहायक नदी चाप है और साबरमती की दोस्तों सहायक नदी वाकल है। तो ब ऑप्शन होगा सही उत्तर, यानी सागी दोस्तों बनास की सहायक नहीं है, ये है लूनी नदी की सहायक नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 5वां प्रश्न है दोस्तों सुमेलित कीजिए, यानी इस पंक्ति में तो दे रखी हमें दोस्तों त्रिवेणी संगम और यहाँ पे दे रखी दोस्तों हमारे नदियाँ। ये प्रश्न भी हमारे पटवार 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बात करें तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों एलिमिनेशन मेथड को अपनाइए, यानी A, B, C और D सर्वप्रथम यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए इनमें से आपको कौन सा आता है। तो दोस्तों बात करें बेणेश्वर की, तो बेणेश्वर दोस्तों किन नदियों के संगम पर बनता है? ये बनता है आपके सोम, माही और जाखम पर, यानी डी के नीचे आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारे ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो ऑप्शन किस में दिख रहा है दोस्तों? एक तो दिख रहा है ऑप्शन द में और एक दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन स में, यानी अ व ब ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अ व ब तो उत्तर होगा ही नहीं। यानी एक ऑप्शन से दोस्तों में एक से ही पता चल गया कि इनमें से इन दो में से कोई एक उत्तर होगा। अब चलते हैं अगर रामेश्वर घाट की ओर दोस्तों, तो रामेश्वर घाट संगम किस नदियों के संगम पर बनता है? ये बनता है आपके बनास, चंबल और सीप, यानी सी के नीचे आएगा दोस्तों 3 नंबर। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, यानी स व द में 3 नंबर किस में? ये दोस्तों आपके ऑप्शन स में, यानी स ऑप्शन ही हमारे सही उत्तर हो जाएगा और द ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और राजमहल की बात करें तो राजमहल दोस्तों बनास, डाई और खारी नदियों के संगम पर बनता है। और बिगोद ये भी दोस्तों बनास, बेड़च और मैनाल के संगम पर बनता है, यानी ए के नीचे आएगा दोस्तों 1 नंबर और बी के नीचे आएगा 2 नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 इसका सही युग्म है और हमारा सही उत्तर है इसका ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 6वां प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों देखिए बार बार रिपीट हुआ है। सेकंड ग्रेड 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, पटवार 2011 में, RS प्री 2013 में और कांस्टेबल 2013 में ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी मावठ किन कारणों से होती है? यानी दोस्तों राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है जिसे कहते हैं दोस्तों मावठ। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मावठ। अब दोस्तों मावठ की बात करें तो ये आपके एक राजस्थानी शब्द है। क्या है? राजस्थानी शब्द। इसका मतलब होता है दोस्तों माघ वृष्टि। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माघ वृष्टि और इसका संबंध है दोस्तों माघ महीने से, यानी हिंदी महीना है दोस्तों माघ, इसका संबंध है माघ महीने से। और दोस्तों इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे दोस्तों मावठ कहते हैं। और ये दोस्तों पश्चिमी दिशा से प्रवेश करती है और दोस्तों इस मानसून से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है। और दोस्तों ये वर्षा रबी की फसल खासतौर पर गेहूं की फसल के लिए दोस्तों सर्वाधिक लाभदायक है और इस कारण दोस्तों इन बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। तो ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न है दोस्तों
कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? ये प्रश्न दोस्तों आपके पटवार 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? क्योंकि दोस्तों ये होती है अधिक आर्द्रता ग्राही, यानी इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। अब दोस्तों काली मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसे चरणोजम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे चरणोजम, इसे चरणोजम भी कहते हैं। और ये मिट्टी दोस्तों लावा मिट्टी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये मिट्टी लावा मिट्टी भी कहलाती है, क्योंकि दोस्तों ये दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित हुई है, इस कारण इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। और इसकी दोस्तों जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए ये कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है। और दोस्तों सूखने पर दोस्तों इसमें इस प्रकार की दरारें पड़ जाती है, और इस कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस कारण इसे दोस्तों स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो अ ऑप्शन होगा हमारे सही उत्तर, क्योंकि प्रश्न है कि कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श या उत्तम क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसकी जल ग्रहण क्षमता यानी अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऐसे प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए वही एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। तो दोस्तों हमें दे रखा है पहले में दोस्तों ए में चिंकारा। तो दोस्तों चिंकारा हम सभी जानते हैं कि चिंकारा क्या है। चिंकारा है दोस्तों हमारे राजस्थान का राज्य पशु। तो ए में आएगा दोस्तों 4 नंबर। तो 4 नंबर ए में किस में दिख रहा है दोस्तों? एक तो दिख रहा है ऑप्शन अ में, और एक दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन स में, यानी ऑप्शन दोस्तों ब एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन द हो जाएगा दोस्तों एलिमिनेट, यानी ब और द तो उत्तर होगा ही नहीं। और अगली बात करें दोस्तों गोडावण की। तो गोडावण क्या है दोस्तों? तो गोडावण है राज्य पक्षी। क्या है? राज्य पक्षी राजस्थान का। तो बी में आएगा 3 नंबर। तो बी में 3 नंबर दोस्तों किस में दिख रहा है? ये दिख रहा है ऑप्शन ब अ में भी दिख रहा है दोस्तों, और ऑप्शन स में भी दिख रहा है। चलते हैं अगले की ओर। अगला सी दोस्तों यानी खेजड़ी। तो खेजड़ी क्या है? खेजड़ी है दोस्तों जाटी। इसे दोस्तों जाटी वृक्ष भी कहते हैं, यानी सी में दोस्तों क्या आएगा? 1 नंबर। सी में क्या आएगा दोस्तों? 1 नंबर। तो सी में 1 नंबर किस में दिख रहा है दोस्तों? ये दिख रहा है हमारे ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ ही सही उत्तर होगा। और मोर क्या है दोस्तों? मोर है राष्ट्रीय पक्षी, ये तो हम सभी जानते हैं। तो डी में आएगा दोस्तों 2 नंबर। तो अ होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई। ये एलडीसी की परीक्षा 2018 में जो आयोजित हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1992-93 में। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न दोस्तों AAO परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन नहीं है? यानी इन नस्लों में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लें मुख्यतः कौन सी है? ये है दोस्तों हरियाणवी। कौन सी है? हरियाणवी, नागौरी, मेवाती, अजमेरा, गिर, रैंडा, मालवी, सांचोरी और दोस्तों थारपारकर और है कांकरेज और है दोस्तों राठी। ये सभी दोस्तों आपके हैं गायों की नस्लें। और दोस्तों इनमें थारपारकर गाय की नस्ल है। ये हमें पूछा दोस्तों कौन सी नहीं है? कांकरेज ये भी है दोस्तों। चोकला आपके नहीं है दोस्तों। तो चोकला किसकी? ये भेड़ की नस्ल है। ये किसकी नस्ल है दोस्तों? ये भेड़ की नस्ल है। राठी भी दोस्तों गाय की नस्ल है। तो हमारे उत्तर से होगा ऑप्शन स, यानी हमें पूछा था कि कौन सी नस्ल है जो गाय की नहीं है। तो दोस्तों इनमें से भेड़ की नस्ल है जो दोस्तों गाय की नहीं है। ये भेड़ की नस्ल है चोकला जो दोस्तों
ये गाय की नस्ल नहीं है चोकला, ये आपके भेड़ की नस्ल है। तो स ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां प्रश्न दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है। अब दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि मावठ क्या होता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को दोस्तों मावठ कहते हैं। और इस प्रश्न में हमें पूछा है कि कौन सी ऐसी फसल है जो दोस्तों मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो दोस्तों गेहूँ तो हमने पढ़ा ही था कि गेहूँ लाभान्वित होती है। और दोस्तों ये दोस्तों आपके चना भी दोस्तों लाभान्वित होती है। और दोस्तों सरसों की बात करें तो सरसों भी लाभान्वित होती है। कपास फसल है दोस्तों जो लाभान्वित इनसे नहीं होती। तो द ऑप्शन होगा दोस्तों आपके इसका सही उत्तर। ये दोस्तों आपके रबी की फसलें जो मावठ से लाभान्वित होने वाली फसलें, तो द ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर कपास। ये दोस्तों मावठ से लाभान्वित नहीं होती, तो द ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न दोस्तों, RS प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये एजेंसी है दोस्तों आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड होगा दोस्तों इसका हिंदी मतलब। अब दोस्तों इसके स्थापना की बात करें, यानी RRECL की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके 9 अगस्त 2002 को हुई। कब हुई दोस्तों? 9 अगस्त 2002 को। और दोस्तों इसका गठन जो पहले थी आपके रेडा और दोस्तों RSPCL, इनको दोस्तों मिलाकर इसका गठन यानी RRECL का गठन किया गया। अब रेडा क्या है दोस्तों? रेडा यानी राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, और RSPCL है दोस्तों आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। इनको मिलाकर दोस्तों RRECL यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया। और दोस्तों इसका कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, यानी हमें प्रश्न पूछा था गैर परंपरागत ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ये है आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RRECL। तो ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। और इसका गठन भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी आपके 9 अगस्त 2002 को। और दोस्तों रेडा और RSPCL को मिलाकर इसका गठन किया गया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां प्रश्न दोस्तों, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये कांस्टेबल परीक्षा 2012 में दोस्तों ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके अजरक प्रिंट को। किससे जाना जाता है? अजरक प्रिंट को। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और इसकी विशेषता है दोस्तों ये दोनों तरफ से प्रिंट होती है। और दोस्तों इसमें मुख्यतः लाल और दोस्तों नीले रंग का अधिक उपयोग किया जाता है। ब ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर प्रिंट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 14 प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? ये प्रश्न आपके SI परीक्षा यानी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। तो स्वर्ण नगरी हॉल ये आपके जैन मंदिर है दोस्तों। किस जैन मंदिर का भाग है? तो ये है दोस्तों आपके नसिया मंदिर, जो कि है दोस्तों आपके अजमेर में इसका भाग है। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों ये सोनी जी की नसिया कौन सी है? सोनी जी की नसिया। और यहाँ पे दोस्तों जैन तीर्थंकर आदिनाथ का मंदिर है। और दोस्तों ये लाल पत्थरों का बने होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। इसे लाल पत्थरों का बने होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर, यानी स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? ये सोनी जी की नसिया जो कि अजमेर में स्थित है, इसका भाग है। अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला 15% दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चहमान काल के यानी चौहान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। अब दोस्तों हमें पूछा है कि कौन सा स्रोत है जो चौहानों के काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। ये प्रश्न आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों पृथ्वीराज विजय की बात करें तो इसके दोस्तों रचनाकार थे जयानक। इसके रचनाकार थे दोस्तों जयानक। ये तो दोस्तों चौहानों के इतिहास की जानकारी देता है। और पृथ्वीराज रासो की बात करें दोस्तों तो इसके रचनाकार दोस्तों आपके चंद्र बरदाई। कौन है दोस्तों? चंद्र बरदाई। तो ये भी दोस्तों देता है जानकारी। और बिजोलिया की बात करें दोस्तों तो बिजोल है आपके दोस्तों भीलवाड़ा में सबसे पहले तो। और इसके रचनाकार थे आपके गुणभद्र, ये भी दोस्तों देता है। और दोस्तों घटियाल शिलालेख ये दोस्तों चौहानों के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। यानी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और बिजोलिया अभिलेख ये तो सभी देते हैं। तो द ऑप्शन हमारे सही उत्तर हो जाएगा। ये चौहानों के काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। चलता है अगले प्रश्न की ओर। अगला 16% दोस्तों पटवार 2011 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराड़ तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराड़ तथा नगरी में प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए दोस्तों यूनानी राजाओं के सिक्के। अ ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। पटवार परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन गणेश और सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये प्राप्त हुए दोस्तों आपके नीम का थाना से। कहाँ से प्राप्त हुए? नीम का थाना से। और नीम का थाना है दोस्तों सीकर में। कहाँ है दोस्तों? सीकर। और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता का दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपके गणेश्वर सभ्यता को। ये है आपके नीम का थाना सीकर में। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18% दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 और पशुधन सहायक 2018 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। ये प्रश्न दोस्तों किस दुर्ग का प्रवेशद्वार नौलखा दरवाजा से जाना जाता है? तो दोस्तों ये किस दुर्ग का प्रवेशद्वार है? ये है दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग का। तो द ऑप्शन होगा इसका आपके राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 19% दोस्तों पटवार 2015 की परीक्षा में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। बौच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों का यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इनका संबंध किसने जोड़ा है दोस्तों? ये जोड़ा है आपके कनिंघम ने। तो स ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। पटवार 2015 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां प्रश्न। पटवार 2011 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? ये कहा दोस्तों आपके अबुल फजल ने। तो अ ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। हल्दी घाटी की दोस्तों ऐतिहासिक डेट है जो याद रखिएगा। ये हुई थी दोस्तों 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। और इसे खमनोर का युद्ध कहा था आपके अबुल फजल ने। तो अ ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न है दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समयकालीन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये थे आपके महमूद गजनी के समकालीन। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 22वां प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड 2010 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी आपके जोधपुर पर। इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों जोधपुर में। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2010 में ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो ये हुआ दोस्तों आपके राज सिंह के शासनकाल में। तो स ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ये प्रश्न आपके कांस्टेबल 2012 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये
प्रचलित है दोस्तों आपके शहरी जनजाति में। अब दोस्तों अगर दारी संस्कार की बात करें तो ये दोस्तों मृत्यु से संबंधित संस्कार है। ये कौन सा संस्कार है? ये मृत्यु से संबंधित संस्कार। ये संस्कार दोस्तों मृतक की मृत्यु के तीसरे दिन किया जाता है। कौन से दिन किया जाता है दोस्तों? तीसरे दिन। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि दारी संस्कार मृत्यु के कौन से दिन किया जाता है? ये तीसरे दिन किया जाता है। अब दोस्तों इसमें एक कुंडे के नीचे दीपक जलाया जाता है और दोस्तों इसमें जिस किसी भी पशु या पक्षी के पद चिन्ह बनते हैं तो माना जाता है कि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है वह उसी रूप में जन्म लेगा जिसके पद चिन्ह बनते हैं। तो ये आपके दारी संस्कार प्रचलित है शहरी जनजाति में, तो स ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। चार बैंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपके प्रसिद्ध है टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंक की। अब ये आपके एक लोक नाट्य और इसमें दोस्तों कलाकारों और गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वह ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ऐसे ही वीडियो आपके दोस्तों इस चैनल पर आते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।